नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सब कुशल पूर्वक रह रहे हैं एवं आपका अध्ययन अच्छे से चल रहा है। आज के हमारे इस वीडियो का विषय है, जैसा कि आप टॉपिक पढ़ पा रहे हैं, सैन्य मनोविज्ञान का उद्भव एवं विकास। इस वीडियो में हम सैन्य मनोविज्ञान की प्राचीन काल से लेकर अब तक के विकास यात्रा को समझने का प्रयास करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सैन्य मनोविज्ञान की परिभाषा का पहला वीडियो इसके पहले हमने बनाया है। यदि आपने इसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं। एक और विनम्र निवेदन, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो चलिए आज सैन्य मनोविज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। सैन्य गतिविधियों में मनोविज्ञान के प्रयोग के उदाहरण हमें प्राचीन काल से ही मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद हुए, रामायण हुए, महाभारत, इन सभी में आपको सैन्य मनोविज्ञान की झलक दिखाई देगी। इसके बाद आइए तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, संतुजु की युद्ध कला या द आर्ट ऑफ वॉर, मैकियावेली की द प्रिंस, जोमिनी की ट्रेट या क्लाजविट के युद्ध या आनवार, ये अनेक ऐसी पुस्तकें आती हैं जो सैन्य मनोविज्ञान के बहुत से उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। किंतु क्या इन्हें वास्तव में आधुनिक सैन्य मनोविज्ञान के उद्भव का आधार माना जाता है? तो हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक सैन्य मनोविज्ञान, जो आज का सैन्य मनोविज्ञान है, उसके उद्भव को या उसकी शुरुआत को हम 1917 में अमेरिका द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों के चयन के लिए जब उसने बुद्धिमत्ता परीक्षण या इंटेलिजेंस टेस्ट का प्रयोग शुरू किया, तब से मान सकते हैं। उसके बाद विश्व के प्रमुख देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, चीन, भारत आदि सभी ने अपनी सेनाओं में मनोविज्ञान के प्रयोग को आधार बनाते हुए सैन्य मनोविज्ञान के विकास में अपना योगदान दिया है। तो एक तरह से तो ये सैन्य मनोविज्ञान के उद्भव और विकास का थोड़ा सा परिचय हो गया। अब इसके थोड़ा विस्तार से अध्ययन के लिए हमें सैन्य मनोविज्ञान की विकास यात्रा को कालखंडों में बांटना पड़ेगा। आप कहेंगे क्यों? कालखंडों में बांटने की क्या जरूरत है? तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी किसी विषय के विकास यात्रा का अध्ययन करें तो हमेशा उसके कुछ न कुछ कालखंड बना लीजिए। कहेंगे कालखंड बनाने की क्या जरूरत है? तो कालखंड बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम तब तथ्यों को क्रमिक रूप से प्रस्तुत कर पाते हैं, साथ ही साथ हमें अध्ययन में सुलभता भी हो जाती है। अब इस वीडियो में हमने कालखंड बना करके जो अध्ययन प्रस्तुत किया है, उससे आपको अनुमान लगेगा कि कालखंड में बांट करके किसी विषय की विकास यात्रा का अध्ययन करना क्यों आवश्यक हो जाता है। तो अध्ययन की सुलभता की दृष्टि से हमने सैन्य मनोविज्ञान के विकास को, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 3 महत्वपूर्ण काल में विभाजित किया हुआ है। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। और सभी काल में हमने मानव इतिहास के महत्वपूर्ण ग्रंथों को चुना है और उसमें से सैन्य मनोविज्ञान के उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्राचीन काल में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 2 महत्वपूर्ण साहित्य या ग्रंथ का नाम लिखा है, रामायण और महाभारत। इनमें सैन्य मनोविज्ञान का उदाहरण देखने के बाद हमने मध्यकाल में आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र और उसके बाद चीन के सैन्य विचारक संतुजु की युद्ध कला, या अंग्रेजी में उस पुस्तक का नाम द आर्ट ऑफ वॉरफेयर है, उसमें देखते हैं कि सैन्य मनोविज्ञान का विकास चीन में कैसे कैसे हुआ था। फिर मैकियावेली की द प्रिंस, जोमिनी की ट्रेट और क्लाजविट की युद्ध या आनवार पुस्तक में भी सैन्य मनोविज्ञान के विकास का वर्णन मध्यकाल के अंतर्गत हमने करने का प्रयास किया है। इसके बाद आधुनिक काल में हम मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध,
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, शीत युद्ध के दौरान, और फिर शीत युद्ध के बाद एक ध्रुवीय जो विश्व व्यवस्था बन गई थी, उसमें सैन्य मनोविज्ञान के विकास यात्रा का वर्णन करते हुए वर्तमान में सैन्य मनोविज्ञान की क्या स्थिति है, इस पे थोड़ा विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राचीन काल से शुरू करेंगे। प्राचीन काल में सबसे पहले हम प्राचीन महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सैन्य मनोविज्ञान के कुछ उदाहरण कहानियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप सभी में रामायण तो आप लोगों ने दूरदर्शन पे देखा ही होगा, न भी देखा हो तो कहानियों के माध्यम से सुना होगा। उसमें प्रभु श्री राम और रावण के मध्य युद्ध शुरू होने के पूर्व की घटनाओं पर जरा ध्यान दीजिए। तो श्री राम द्वारा दो बड़े उदाहरण सैन्य मनोविज्ञान के प्रस्तुत किए जाते हैं। आप कहेंगे वो कौन कौन से उदाहरण हैं? पहला उदाहरण, जब हनुमान जी लंका में पहुंचकर वहां अपना बल प्रदर्शन करते हुए अक्षय कुमार सहित अनेक राक्षसों का वध करते हैं, फिर लंका दहन करते हैं। ये सभी घटनाएं रावण की पूरी सेना का मनोबल गिराने का काम करती हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये सभी घटनाएं रावण एवं उसकी सेना को मानसिक रूप से परास्त करने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब आप कहेंगे कि दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण जानने से पहले थोड़ा सा इसको और विश्लेषित करिए कि एक सामान्य से वानर रूप में, जीव के रूप में हनुमान जी वहां जा रहे हैं, और वहां जब वो अपना बल और पराक्रम दिखाते हैं तो रावण की पूरी सेना का मनोबल धराशायी हो जाता है। और वो धराशायी होने वाली सेना एक तरह से कह सकते हैं कि पराजय का सबसे बड़ा कारण होती है। जिस सेना का मनोबल गिर गया, आज भी वही हाल होता है कि जिस सेना का मनोबल गिरा वह युद्ध में हार जाती है, और वही रावण के साथ भी हुआ। दूसरा उदाहरण क्या था? दूसरा उदाहरण तब आता है जब अंगद शत्रु रावण के पास जाकर के उसकी सभा में बैठे सभी सूरवीरों को अपना पैर हिलाने की चुनौती देते हैं। वे अपना पैर उसकी सभा में एक जगह रख देते हैं और फिर कहते हैं कि कोई जो सूरवीर उस पैर को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रखे तो वे प्रभु श्री राम के हार स्वीकार कर लेंगे। सभी सूरवीर एक एक करके पराजित हो जाते हैं। आप कभी समय अवसर मिले तो दूरदर्शन पे या फिर यूट्यूब पे इस घटना को देखने का प्रयास करिए कि किस तरह से एक दूत जा करके शत्रु की सभा में बैठकर वहां उसके सेना के सबसे बड़े शूरवीरों में एक टेरर स्थापित करने का प्रयास करते हैं अंगद, और वो जितने वहां पे शूरवीर उपस्थित थे उनका मनोबल उस पैर न हिला पाने के कारण, है तो सभी शूरवीर, अब वो पैर एक नहीं हिला पा रहे हैं, वो भी सामान्य रूप से देखे जाने वाले एक वानर जाति के जीव का पैर नहीं हिला पा रहे, तो उनका मनोबल गिर जाता है। अब रावण को इससे रहा नहीं जाता, वह स्वयं पैर हटाने चला आता है। उस समय अंगद अपना पैर हटाते हुए रावण से कह देते हैं कि अरे मूर्ख, अगर यदि पैर ही पकड़ना है तो प्रभु श्री राम के पैर पकड़। साथ ही वे रावण को प्रभु श्री राम से युद्ध त्याग देने की बात करते हुए कहते हैं माता सीता को वापस दे दे, युद्ध ही खत्म हो जाएगा। लेकिन रावण अपने मद में चूर है, अहंकार में चूर है, वो उसको स्वीकार नहीं करता। तो ये दो छोटी सी घटनाएं हैं जो रावण की सेना का मनोबल गिराती हैं। बड़े बड़े शूरवीर कहते हैं कि भाई जब इनके पैर नहीं हिला सके और एक वानर आकर के हमारा पूरा साम्राज्य जला के चला गया, तो अब पता नहीं ऐसे कितने शूरवीर राम की सेना में आएंगे। धीरे धीरे सभी शूरवीरों के मनोबल गिरते जाते हैं और अंततः रावण की सेना पराजित होती है। ऐसे छोटे मोटे बहुत से उदाहरण मिलेंगे आपको। तो लेकिन यहाँ मुख्य रूप से केवल इतना बताने का उद्देश्य है कि रामायण ने सैन्य मनोविज्ञान की एक बहुत बड़ी उपस्थिति यहाँ प्रमाणित होती है। अब
आप देखिए इस समय भी ये स्थिति उत्पन्न होती है कि पहले शत्रु को मानसिक रूप से परास्त कर दीजिए और फिर यदि पूर्ण रूप से सफल हुए तो एक युद्ध शुरू करते हुए उसका पूरा नाश कर दीजिए। आज भी हम ये करते हैं। और एक बात और इससे देखिए एक अच्छा निष्कर्ष निकल के सामने आया कि शत्रु की मानसिक पराजय सैन्य मनोविज्ञान का सबसे प्राचीनतम एवं वास्तविक रूप है। ये इस वीडियो को बनाते हुए ही मेरे मस्तिष्क में आया कि अगर ये कहा जाए कि सैन्य मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन और वास्तविक स्वरूप क्या हो सकता है, तो शत्रु की मानसिक पराजय ही सैन्य मनोविज्ञान का सबसे प्राचीनतम और वास्तविक स्वरूप है। किसी भी प्राचीनतम ग्रंथ में सबसे बड़ा उदाहरण यदि सैन्य मनोविज्ञान का आप खोजेंगे ना तो यही मिलेगा। ये तो हुई रामायण की बात कि रामायण में सैन्य मनोविज्ञान कैसे दिखाया जाएगा। अब आते हैं दूसरे महाकाव्य महाभारत में। महाभारत में सैन्य मनोविज्ञान के विकास पर, अच्छा महाभारत आप में से सबने देखा है कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा हो तो कमेंट में बताने का प्रयास करिए कि आपने नहीं देखा है, और अगर देखा हो तो कोई बात नहीं, तब तो आपको घटनाएं समझ में आएंगी ही और सैन्य मनोविज्ञान की स्थिति भी समझ में आ जाएगी। खैर, नहीं देखा हो तो ये जो घटनाएं बता रहा हूं रामायण की भी और महाभारत की भी, इसे आप यूट्यूब पे पर्टिकुलर इन घटनाओं को जरूर देखिएगा, तब आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि क्या वास्तव में उस समय सैन्य मनोविज्ञान कितना विकसित था भारत में। आज हम भले ही इसमें थोड़े पीछे हों, लेकिन उस समय हमारी सैन्य मनोविज्ञान में बहुत अच्छी प्रगति रही है। खैर आगे चलिए, तो एक युद्ध के पूर्व की घटना मैं आपको महाभारत की बताऊंगा और एक युद्ध के दौरान की बताऊंगा। इससे महाभारत में हम सैन्य मनोविज्ञान के विकास की यात्रा पूरी कर पाएंगे। आपको याद होगा कि युद्ध शुरू होने के पूर्व, जब महाभारत शुरू होना था उसके पूर्व, प्रभु श्री कृष्ण महाराज धृतराष्ट्र की सभा में पांडवों के दूत के रूप में युद्ध रोकने का प्रस्ताव लिए, या हम कहें संधि का प्रस्ताव लेकर उस समय महाराज धृतराष्ट्र की सभा में पहुंचे थे। तब दुर्योधन ने उनके संधि प्रस्ताव को ठुकराकर श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दे दिया था। अब श्री कृष्ण ने जब ये सुना कि भाई बंदी बनाना चाहते हो तो भाई ठीक है, तुम बंदी बनाना चाहते हो तो भाई श्री कृष्ण भी पराक्रमी हैं, विशाल चक्रधारी रूप उन्होंने धारण कर लिया। और फिर दुर्योधन की सभा में बैठे जो महारथी थे, एक एक करके सबका मनोबल गिर गया। और इतना ही नहीं, वह विशाल चक्रधारी रूप ऐसा था, साथ ही साथ श्री कृष्ण का इसके पहले का पराक्रम ऐसा था कि वहां उपस्थित सभी महारथियों को यह विश्वास हो गया था कि श्री कृष्ण जैसा पराक्रमी योद्धा जिस ओर होगा वही युद्ध जीतेगा। ये एकदम क्लियर कट बात जा चुकी थी, एक मतलब संदेश जा चुका था कि श्री कृष्ण जिस तरफ होंगे वही युद्ध जीतने वाला है। तो एक तरह से मानसिक रूप से एक कह सकते हैं कुंठा बैठ जाती है योद्धा में, जब वो देखता है कि अगला योद्धा हमसे ज्यादा बलशाली है या हमसे ज्यादा प्रदर्शन कर पा रहा है। वही हाल उस समय दुर्योधन के उस सभा में बैठे हुए महारथियों का हुआ था। ऐसे कह सकते हैं आप कि दुर्योधन या महाराज धृतराष्ट्र की वह सभा मानसिक रूप से पराजित हो चुकी थी। ठीक, ये तो हो गया पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण बहुत ही शानदार है, आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में सैन्य मनोविज्ञान का विकास भारत में ही हुआ। कैसे? आप आज सुनते होंगे कि सेना में जब बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं तो सैनिक को बाहर भेजा जाता है और वो युद्ध के क्षेत्र से वापस लौटते हैं अपने अनुभवों को लेकर के, तो वो कुछ न कुछ मानसिक दशा के शिकार हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि वो बाहर की स्थितियों से बहुत अपने आप को अलग थलग लेकर के रहने का प्रयास करते हैं। ऐसी ही स्थिति में उनकी काउंसलिंग की जाती है। ठीक है, तो काउंसलिंग करके फिर उनको ट्रेन किया जाता है और फिर उन्हें सैनिक बना करके युद्ध क्षेत्र में भेजने का प्रयास किया जाता है। अर्जुन एक पूर्ण मनोबल वाले योद्धा तो थे, लेकिन महाभारत के समय उनका मनोबल गिर जाता है। वे अपना गांडीव धनुष त्याग करके पराजित योद्धा के रूप में या गिरे हुए मनोबल वाले योद्धा के रूप में सामने आते हैं। ये आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो एक बार जाके देखिए। अर्जुन का पूरा मनोबल गिर जाता है जब वे देखते हैं कि ये तो हमारे सगे संबंधी हैं, इनको हम कैसे मारेंगे। ठीक है, इससे बढ़िया तो हम युद्ध ही नहीं करें, ऐसे ही चलता रहे सब कुछ। तो आप
देखिएगा कि किस तरह से एक बिल्कुल गिरे हुए मनोबल की तरह से मनोबल वाले अर्जुन, जबकि हैं महारथी, बहुत बड़े योद्धा हैं, लेकिन गिरा हुआ मनोबल लेकर के युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। अब इनके गिरे हुए मनोबल को जब श्री कृष्ण देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि भाई इनका मनोबल बढ़ाए बिना हम इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ा सकते या युद्ध नहीं जीत सकते। तो वे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एवं एक महारथी योद्धा की भांति अर्जुन उठ खड़े होकर युद्ध करें, इसके लिए उनको तैयार कर लेते हैं। बाकायदा उसमें श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय के श्लोक, वो सब इनके मनोबल बढ़ाने के लिए ही। खैर, इस विषय पर हम फिर कभी बात करेंगे, एक लंबा विषय हो जाएगा ये। अब विशद चर्चा में कैसे कैसे किस किस स्तर पे जाके श्री कृष्ण उनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, ये हम फिर कभी बात करेंगे। अभी ये चर्चा वीडियो को लंबा कर देगी। तो अच्छा देखिए, बताते बताते एक बात और याद आती है, रामायण में एक घटना याद आती है कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, आपको याद हो तो जामुन जी उनकी शक्तियों को याद दिलाते हैं। आते हैं जामुन, कहते हैं कि भाई का चुप साज रहा बलवाना। उसके बाद उनकी महत्वपूर्ण घटनाओं, उनके जीवन की, हनुमान जी की जो है वो जामुन जी याद दिलाते हैं। तब जाकर के हनुमान जी को अपनी उन शक्तियों का आभास होता है और फिर रामायण जैसे महायुद्ध में वे अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, एक तरह से कहा जाए आज की भाषा में तो एक ऐसा सैनिक जो अपनी शक्तियों को भूले बैठा हो और उसकी काउंसलिंग करके एक काउंसलर जाकर के उसको फिर एक महायोद्धा के रूप में तैयार कर दे, ये स्थिति वहां पे उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं प्राचीन काल में कि सैन्य मनोविज्ञान का विकास जहां रामायण काल में अपने वास्तविक स्वरूप शत्रु का मनोबल गिराने के रूप में था, वहां से चलकर महाभारत में मनोबल गिराने के साथ साथ थोड़ा और विकसित रूप में सामने आता है। ये तो हो गई प्राचीन काल की बात। दोस्तों, सैन्य मनोविज्ञान के विकास पर बात करते करते प्रारंभिक काल ही कह सकते हैं बहुत लंबा हो गया है, वीडियो लंबी हो रही है, 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो इसलिए हम मध्यकाल और आधुनिक काल को अगली वीडियो में शामिल करेंगे। आपने धैर्यपूर्वक इस वीडियो को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें